हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज से हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को भी स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 जो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको हम वन शॉट वीडियो में आज ही खत्म भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ देखो, जो अंग्रेज थे ना, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों ने हमारे इंडिया को ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा था। तो ये चैप्टर क्या बताता है कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारे इंडिया की कैसी कंडीशन थी, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था, हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेड कैसा था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि अंग्रेज़ों ने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को कैसे एक्सप्लॉइट करा, इन सबको कैसे बर्बाद किया इंडिया में। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब देखो, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। इसी को ना सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटेशन भी बोला जाता है। हिंदी में बोले तो औपनिवेशिक शोषण, यानी ना गवर्नमेंट जो थी, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट करा। सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब करा इंडिया के, फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर का शोषण करा यानी कि एक्सप्लॉइट करा, और फिर वहीं उन्होंने फिर फॉरेन ट्रेड यानी कि जो हमारा फॉरेन सेक्टर था उसको एक्सप्लॉइट करा। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसे एक्सप्लॉइटेशन करा। तो बच्चों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था ना, उसे जमींदारी सिस्टम की मदद से जो है एक्सप्लॉइट करा था। अब जमींदारी सिस्टम मतलब कि जमींदारी प्रथा द्वारा शोषण किया गया था किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब ये जमींदारी सिस्टम या जमींदारी प्रथा क्या होती है, अब इसे देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या करा ना, जितनी भी जमीन होती थी वो जमींदारों के नाम कर दी, यानी कि जमींदारों को जमीन दे दी और जमींदार को लैंड का ओनर बना दिया, यानी कि जमीनों का मालिक बना दिया। इतना क्लियर सब बच्चों को। और इसके बदले में जो जमींदार थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड रेंट देते थे। ठीक है। अब देखो, जमींदारों के पास जो ये जमीन आई है ये ऐसे ही नहीं मिलती थी इन्हें। ये क्या करते थे, जितने भी गरीब किसान होते थे ना, जो फार्मर्स होते थे, टिलर्स होते थे, फार्मर को ही टिलर बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अब जो गरीब किसान होते थे, जमींदार उनसे अपनी जमीन पे खेती करवाते थे, क्योंकि किसानों के पास गरीब है वो उनके पास अपनी कोई जमीन है नहीं। ठीक है। अब उन्हें अपनी फैमिली को पालना है तो वो क्या करते थे, जमींदारों की जमीन पे खेती करते थे। उसके बदले में उन्हें ना कुछ टैक्स देते थे, यानी कि रेंट देते थे, और जो खेती बनती थी उसे अपने घर पे ले जाते थे। ठीक है बच्चों। बट यहाँ पे कैच क्या था, जो जमींदार थे ना वो फार्मर से अनइवन टैक्स लेते थे, यानी कि अंधाधुंध, यानी कि जितना टैक्स बनता भी नहीं है वो उतना टैक्स फार्मर से ले रहे हैं। यानी कि फार्मर से वो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स ले लेते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, फार्मर्स के पास ना बहुत कम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज बचते थे। जो भी उनका प्रोड्यूस होता था, जो भी उनकी खेती होती थी, उसका बहुत कम पोर्शन ही फार्मर्स के पास बचता था, कि इतना कि वो अपनी फैमिली का बस पेट पाल सके, उन्हें खाना खिला सके। ठीक है बच्चों। अब वो जमींदारों के पास अनइवन टैक्स, बहुत सारा टैक्स आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो जो टैक्स होता था ना उसका कुछ हिस्सा वो क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, और जो बाकी बचा रहता था वो उनका प्रॉफिट हो जाता था, जिससे वो अपनी लग्जरी लाइफ जीते थे। तो इसकी वजह से ये जो जमींदारी सिस्टम है ना पूरा, इससे क्या हुआ था, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक्सप्लॉइड हुआ था। इतना क्लियर सब बच्चों को। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, जमींदार जो थे उनके पास वो फ्री पावर मिल गई थी उन्हें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें पावर दे दी थी कि वो जितना चाहे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किससे, फार्मर से। क्या इतना क्लियर सब बच्चों को, जमींदारी सिस्टम क्या होता है और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसे एक्सप्लॉइट करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो बच्चों लोग, अब अगर बात करें कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको कैसे एक्सप्लॉइट करा गया ब्रिटिशर्स द्वारा, यानी कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र को कैसे शोषण करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आता है हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, यानी कि अंतिम वस्तुओं के निर्यात पर अधिक निर्यात शुल्क। देखो, ड्यूटी मतलब होता है एक तरह से टैक्स, कि पहले क्या होता था, अगर इंडिया से कोई भी फिनिश गुड, अंतिम वस्तु एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करी जा रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। अब ये होता क्यों था, क्योंकि जो पहले हमारे गुड्स होते थे ना, फिनिश गुड होते थे, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते थे। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी और इनका एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा होता था। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि अगर इनकी इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट करना है ना तो इनका ये पहले एक्सपोर्ट बंद कराओ, और वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक्सपोर्ट पे ना टैक्स लगाना चालू कर दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया से गुड्स जो है बाहर एक्सपोर्ट हो नहीं पा रही थी, और इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना वो खराब हो चुका था। इतना कि दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि बिना आयात शुल्क के अंतिम वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात। यानी कि देखो, अगर इंडिया से बाहर फिनिश गुड एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स, बट अगर ब्रिटेन में बने गुड्स, यानी कि ब्रिटेन में बने फिनिश गुड, अंतिम वस्तु इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, यानी उनका आयात हो रहा है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, वो ड्यूटी फ्री होते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे गुड्स अगर बाहर जाएंगे तो टैक्स लगेगा, बट बाहर के गुड्स अगर इंडिया में आते थे ब्रिटेन से तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट करा गया। इतना क्लियर सब बच्चों को। थर्ड नंबर पे आता है वो आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार का शोषण, यानी कि बाहर की कंट्रियों के साथ जो इंडिया का बिजनेस होता था, ट्रेड होता था, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करा ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। तो देखो,
फॉरेन ट्रेड वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कि विदेशी व्यापार विभेद मूल्य प्रशुल्क नीति द्वारा शोषण किया गया। अब ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी होती क्या है? देखो इसमें क्या होता था ना, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होता था ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि हमारे यहाँ से इंडिया से बाहर जो है अगर रॉ मटेरियल कच्चा माल जाता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। फिर वहीं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन, बट वहीं अगर ब्रिटेन से और वही क्या होता था, ब्रिटेन से जो फिनिश गुड बन के आते थे ना उनका भी क्या होता था, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता था। मतलब ब्रिटेन से फिनिश गुड अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। अब यहाँ देखो एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो रहा था ना, एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटी लग रही थी, बट वो कौन से गुड्स पे लग रही थी, फिनिश गुड पे। बट अगर इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था, यानी कि कच्चा माल अगर एक्सपोर्ट होता था तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। वहीं दूसरी तरफ अगर बाहर से यानी कि ब्रिटेन से फिनिश गुड इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं तो उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करा के हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को बाहर ले गए अपने पास, ठीक है, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को फ्री में यानी कि बिना टैक्स लगाए उससे बाहर ले गए, और फिर अपने यहाँ ले जाके यानी कि ब्रिटेन में ले जाके उन्होंने उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करा और बाद में उसे ही इंडिया में फ्री इंपोर्ट करा और इंडियन मार्केट में आके बेच दिया। तो ये होती थी हमारी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कि देखो रॉ मटेरियल का अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो बिना टैक्स के होता था, यानी कि ड्यूटी फ्री होता था, बट अगर फिनिश गुड का एक्सपोर्ट होता था ना तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। ये एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के समय इंडिया के क्या क्या फीचर्स थे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, यानी कि गतिहीन अर्थव्यवस्था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, गतिहीन अर्थव्यवस्था वो इकोनॉमी होती है जिसमें क्या होती है ना, ग्रोथ रेट जो होता है ना या तो बहुत ज़्यादा कम हो या बिल्कुल ज़ीरो ग्रोथ हो, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें या तो ग्रोथ ज़ीरो हो या बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ हो, वो क्या होती है हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इतना क्लियर सब बच्चों को। सेकंड पॉइंट आता है बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। अब कोई भी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी तब होती है जब उसमें पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम होती है। 1947 से 48 के आसपास पर कैपिटा इनकम कितनी थी, बस 230 रुपये पर ईयर। और हाँ याद रखना, मैं ये जितना भी डेटा लिखता जा रहा हूँ ना, मैं आपको डेटा सारा याद करने को नहीं बोलूँगा, बट ये जितना भी लिखता जा रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट वाला है, तो इसे आप याद करके चलना। 1947 से 48 के आसपास एक साल के अंदर अंदर हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी, यानी कि एक साल के अंदर अंदर हर पर्सन ऑन एन एवरेज कितने रुपये पा रहा था, 230 रुपये पर ईयर। हाँ हो सकता है कोई 230 से ज़्यादा कमा रहा हो, कोई 230 से कम कमा रहा हो, पर ये क्या है, एक ऑन एन एवरेज है। इतना क्लियर सब बच्चों को। चलो अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का प्रभुत्व। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, आज़ादी के टाइम पे 1947 के अराउंड हमारी जितनी भी पॉपुलेशन होती थी उसका 72% कहाँ लगा होता था, एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि हमारे पॉपुलेशन के 72% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रहे होते थे। बट उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन होता था ना जीडीपी में वो बस 50% होता था। यानी कि देखो पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा हिस्सा जहाँ लगा हुआ है ना वहीं से जो है सबसे कम कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी कि 72% लोग लगे हुए हैं बट उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, सिर्फ 50%। इसलिए ये क्या थी, हमारा एक डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का भी एक फीचर हुआ। ठीक है बच्चों। फोर्थ आता है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि निराशाजनक औद्योगिकरण। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है इंडस्ट्री लगाना, ब्लीक मतलब बहुत स्लो ग्रोथ होना। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी इंडिया में। इतना क्लियर सब बच्चों, इसलिए यहाँ बोला है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि निराशाजनक औद्योगिकरण। इतना क्लियर। फिफ्थ पॉइंट आता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, यानी कि आयात पर भारी निर्भरता। मैंने अभी आपको पीछे बताया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, फ्री एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसका फ्री एक्सपोर्ट कर रहे थे, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया से ना सारा रॉ मटेरियल बाहर चला गया और इंडिया को ना फिर बाहर से जितने भी छोटी मोटी चीज़ भी, अगर साइकिल हो गई या ऑयल हो गई या कोई मशीन हो गई, फूड हो गया, वो सब बाहर से उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो इसलिए जो इंडिया था ना वो डिपेंड हो गया था किस पे, इम्पोर्ट पर। इतना क्लियर सब बच्चों को। 6 पॉइंट आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन मतलब कि जो शहर में लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम रहते थे। पहले के टाइम पे 86% ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहती थी, रूरल एरिया यानी कि गांव के इलाकों में, और बस 14% लोग थे जो अर्बन एरिया यानी कि शहरी इलाकों में रहते थे। इतना क्लियर सब बच्चों को। 7 पॉइंट आता है हमारा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, यानी कि अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। इसका मतलब देखो होता क्या, फ्यूडल मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। आपने पढ़ा होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट काम करती है, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता। सेमी फ्यूडल मतलब क्या होता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी आपने सुना होगा, वही होती है अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। यानी कि इंडिया उस टाइम पे क्या थी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी।
ये थे हमारे सारे के सारे फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के कब, इंडिपेंडेंस के टाइम पर। तो बच्चों अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि निम्न उत्पाद व उत्पादकता। सबसे पहले देखो प्रोडक्शन मतलब होता है टोटल आउटपुट, कि हमने टोटल में कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करा, यानी कि हमने टोटल में कितना एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस करा है, ठीक है बच्चों। वहीं प्रोडक्टिविटी मतलब होता था कि पर हेक्टर वाइज कितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस करा, और ये दोनों ही क्या थे पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम थे, यानी कि प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी, यानी कि उत्पादकता भी बहुत कम थी, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन भी बहुत कम था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का। सेकंड पॉइंट आता है एक्सप्लोइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि शोषक भू व्यवस्था प्रणाली। अब ये क्या है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जमींदारी सिस्टम पढ़ाया था ना, वही है ये एक्सप्लोइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी क्या हालत थी, उसे बेकार कर दिया गया था किसके थ्रू, जमींदारी सिस्टम के थ्रू, और उसी का दूसरा नाम क्या होता है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इतना क्लियर सब बच्चों को, यही पॉइंट मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में ही अच्छे से क्लियर कर दिया था ताकि आपको यहाँ दोबारा वो चीज़ ना पढ़नी पड़े। तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का बाह्यकारी व्यापारीकरण। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो भी किसान होते थे वो फसल जो उगाते थे ना वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए उगाते थे, कि हाँ हम फसल उगाएंगे और अपनी फैमिली को फीड कर सकते हैं वो, ठीक है। बट जैसे ही अंग्रेज आए ना, उन्होंने देखा यार तुम क्या सिर्फ अपने अपने लिए उगा रहे हो, तो उन्हें ना जो फार्मर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स करा कि आप वो फसल उगाओ जो मार्केट में बिक सके, यानी कि उन्हें फोर्स करा गया कमर्शलाइज करने के लिए, यानी कि व्यापारीकरण करने के लिए कि आप वो फसल उगाओ जो मार्केट में बिके। जैसे फिर वो क्या उगाते थे, इंडिगो उगाते थे, कपास उगाते थे, जूट उगाते थे। तो ऐसी जो फसल होती थी जो मार्केट में बिक सकती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मर्स को फोर्स करती थी वो उगाने के लिए। इतना क्लियर सब बच्चों को फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन क्या होता है। फोर्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि कृषि आधारित संरचना में निवेश की कमी। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो जमींदार होते थे, यानी कि जो लैंड के ओनर होते थे अल्टीमेटली, वो क्या करते थे ना, फार्मर्स से बहुत ज़्यादा टैक्स तो लेते थे और उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता था, बट वो कुछ भी पैसा जो है ना हमारे जो लैंड होता था यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट नहीं करते थे। जैसे एग्जांपल के लिए इरिगेशन फैसिलिटी, पहले इतनी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, यानी कि जो पानी का छिड़काव वगैरह करते हैं खेतों में वो नहीं होता था। फार्मर्स कहते हैं बारिश पे डिपेंड होते थे, अगर कभी बारिश सही से हुई तो उनकी फसल अच्छी होती थी, अगर नहीं हुई तो फसल बेकार हो जाती थी। यानी कि जो जमींदार थे उन्होंने कुछ भी पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करा, उन्होंने सारा पैसा अपनी लग्जरी लाइफ में इन्वेस्ट कर दिया था। अब बच्चों हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है गल्फ बिटवीन ओनर एंड टिलर ऑफ द सोइल, यानी कि भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच खाई। अब देखो यहाँ पे जो गल्फ आ रहा है ना, इसका मतलब होता है गैप। अब ये गैप का मतलब क्या है कि जो हमारे ओनर्स थे और जो टिलर्स, ओनर मतलब जमींदार और जो टिलर मतलब किसान जो थे ना, उनके बीच में बहुत ज़्यादा खाई बढ़ती चली गई, यानी कि गैप बढ़ता चला गया। किस चीज़ का गैप, अमीर गरीब का। क्योंकि टिलर्स को तो यानी कि जो फार्मर थे उन्हें एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेके, और जो ओनर यानी कि ज़मींदार थे वो अपनी लग्जरी लाइफ को जीते जा रहे थे, यानी कि वो अमीर होते जा रहे थे और जो किसान थे वो गरीब होते जा रहे थे। अब जो हमारा छठा पॉइंट आता है वो आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। पहले तो देखो किसानों के पास ज़मीन होती नहीं थी, ज़मींदारों के पास सारी ज़मीन थी, बट कुछ किसान थे जिनके पास ज़मीन होती थी ना, तो वो क्या होती थी, या तो बहुत छोटी होती थी या क्या होती थी, फ्रेगमेंटेड होती थी, यानी कि छोटी व खंडित जो थी। फ्रेगमेंटेड मतलब होता है कि टुकड़ों में ज़मीन है, यानी कि ज़मीन का कोई एक छोटा सा टुकड़ा कहीं और है, फिर बाकी के टुकड़े जो हैं कहीं और इलाके में। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, फार्मर्स को बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। सेवंथ पॉइंट हमारा क्या होता था, सब्सिस्टेंस आउटलुक। सब्सिस्टेंस आउटलुक मतलब होता है निर्वाह का दृष्टिकोण, यानी कि फार्मर्स क्या करते थे ना, पहले सिर्फ खेती उतनी ही करते थे जितनी उन्हें ज़रूरत है। सब्सिस्टेंस आउटलुक मतलब यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब होता है सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए, यानी कि फैमिली की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना। इतना क्लियर सब बच्चों को इसे। और बच्चों अब बात करें कि हमारी फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी, यानी कि विदेशी व्यापार की क्या हालत थी जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट आता है नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, यानी कि कच्चे माल का शुद्ध निर्यात तथा तैयार माल का शुद्ध आयात। देखो क्या हुआ था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे इंडिया जो है ना नेट एक्सपोर्टर बन चुका था किसका, रॉ मटेरियल का, और नेट इंपोर्टर बन चुका था फिनिश गुड का, यानी कि इंडिया से अगर बाहर कुछ भी एक्सपोर्ट होगा ना तो वो सिर्फ रॉ मटेरियल होता था, बट वहीं इंडिया जो है फिनिश गुड इंपोर्ट करता जा रहा था। अब देखो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना अच्छी बात है, बट अगर एक्सपोर्ट फिनिश गुड का होना तो अच्छी बात होती है, बट यहाँ पे एक्सपोर्ट किसका हो रहा था, रॉ मटेरियल का। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात थी, जिसकी वजह से क्या होता है इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है ना एक्सप्लॉइट होता जा रहा था। और ये हो क्यों रहा था, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो बच्चों जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यानी कि भारत में विदेशी व्यापार का एकाधिकार नियंत्रण। अब इसका मतलब देखो है क्या,
इसका मतलब है कि इंडिया का जितना भी फॉरेन ट्रेड था ना, यानी कि विदेशी व्यापार था, 50% से ज़्यादा इंडिया का फॉरेन ट्रेड बस किसके साथ होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। इसलिए उनका क्या हो गया था ना, मोनोपोली कंट्रोल हो गया था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब जो फॉरेन ट्रेड में हमारा थर्ड पॉइंट आता है ना, वो आता है सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू ब्रिटिश, यानी कि व्यापार में अधिक है परंतु केवल अंग्रेजों के लाभ के लिए। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, सरप्लस ट्रेड मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा होना, इंपोर्ट कम होना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता था, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट था ना, वो किसका हो रहा था? रॉ मटेरियल का। इंपोर्ट किसका हो रहा था? फिनिश गुड का। तो ये बहुत ज़्यादा गलत था इंडिया के लिए। इतना क्लियर सब बच्चों को? यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा हो गया इंपोर्ट के फिनिश गुड से। इतना क्लियर सब बच्चों को? बच्चे लोग अब तक हमने क्या क्या कर लिया? सबसे पहले हमने देखा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, फिर हमने देखा इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या आते हैं, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो देखा, फिर फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अब देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, कैसा था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि व्यवसायिक ढांचा, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन थी वो किस किस अलग अलग सेक्टर में ऑक्यूपाइड थी। ऑक्यूपेशनल मतलब अलग अलग सेक्टर में ऑक्यूपाइड होना, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन लगी हुई थी? प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो प्रिंसिपल सोर्स था किसका? ऑक्यूपेशन का, व्यवसाय का एक प्रमुख स्रोत। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का 72.7% कहाँ लगा हुआ था? सिर्फ इंगेज इन एग्रीकल्चर, यानी कि हमारी पॉपुलेशन का 72.7% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। बट इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना था? वो 50% था बस। इसलिए ये बहुत बुरी बात थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो क्या था? एक इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है वो व्यवसाय का एक महत्वहीन स्रोत था। क्यों? क्योंकि देखो हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 72.7 तो एग्रीकल्चर में लग गया, सिर्फ 9% जो है ना वो इंडस्ट्री में लगे हुए थे, और इंडस्ट्री सेक्टर से बहुत ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन आता था। बट फिर भी इसमें कितने लोग थे? सिर्फ 9%। इतना क्लियर सब बच्चों को? वही इसकी वजह से क्या होता था कि एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ 9%। हाँ देखो, इंडस्ट्रियल इसमें एग्रीकल्चर में 72, इंडस्ट्रियल में 9%, तो बाकी के किस में होते थे? सर्विस सेक्टर में। इतना क्लियर? अब देखो ये जो क्या कहते हैं 72% एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में 9% है, इनकी वजह से क्या होता था? इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, यानी कि इसकी वजह से क्या होता था ना, लोग जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा जाते थे, इंडस्ट्री में कम आते थे, यानी कि लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यानी कि जानकीय रूपरेखा। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, और इसमें ना 4 पॉइंट आते हैं जो आपको एग्जाम में एज इट इज़ डायरेक्टली लिखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता क्या है? देखो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि हम जो भी कंट्री है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि जन्म दर तथा मृत्यु दर। अब देखो आज़ादी के समय ना जो हमारी कंट्री का बर्थ रेट यानी कि जन्म दर था, डेथ रेट जो कि मृत्यु दर था, वो भी बहुत ज़्यादा था। यानी कि हमारा जो बर्थ रेट था वो कितना था? 48 पर 1000, ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। और जो डेथ रेट था 40 पर 1000। अब देखो 48 पर 1000, 40 पर 1000, इसका मतलब क्या है? क्या अगर हमारी कंट्री में 1000 लोग हैं, ठीक है, तो बर्थ रेट क्या बताता है कि हर 1000 लोगों पे 48 बच्चों का जन्म हो रहा है, तो ये क्या होता था? बर्थ रेट। बट वहीं डेथ रेट क्या बताता था कि 1000 लोगों में ना 40 लोगों की डेथ हो जा रही है, ये क्या बताता था? डेथ रेट। ये रेट 40 पर 1000, सॉरी बर्थ रेट क्या था? 48 पर 1000 और डेथ रेट था 40 पर 1000। कब? आज़ादी के समय। ये आपको याद रखना पड़ेगा जब भी एग्जाम में आए, तो आप ये वाला क्वेश्चन ये बिना डेटा दिए नहीं करोगे। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर। अब देखो ये क्या होता है कि जो बच्चे डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि जो बच्चों की डेथ 1 साल से कम की एज में हो जाती है ना, उसे बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 1 साल से कम उम्र की आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर। ये क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखो 1947 के आसपास ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था, यानी कि पहले के समय कितना था? ये 218 पर 1000, यानी कि अगर 1000 बच्चों की एज 1 साल से कम है ना तो उसमें से 218 की डेथ हो जाती थी। बट आज के टाइम पे ही ये वाला जो रेट है वो कम होकर कितना हो गया? 33 पर 1000। ऑब्वियसली बात है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रिसोर्सेज हमारे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है ना, ये वाला जो डेथ रेट है ये कम हो चुका है। ये डेटा भी आपको याद रखना पड़ेगा। इतना क्लियर सब बच्चों को? डेमोग्राफिक प्रोफाइल में थर्ड पॉइंट आता है वो आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा, यानी कि कोई पर्सन ऑन एन एवरेज कितने साल तक जी सकता है, वो क्या बताता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पहले के टाइम पे ये जो एज थी वो कितनी थी? सिर्फ 32 ईयर। अब की बढ़ के ये कितनी हो चुकी है? 69 ईयर, यानी कि पहले के टाइम पे जो लोग सिर्फ 32 ईयर जी पाते थे, आज के टाइम पे वो 69 ईयर
जी पा रहे हैं। अब ये डेटा आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि पहले लोग सिर्फ 32 साल जीते थे, नहीं ऐसा नहीं होता था, वो बहुत ज़्यादा जीते थे, ठीक है। बट ये बोला जा रहा है मेडिकल फैसिलिटी के सेंस में कि देखो सिंपल सी बात है, पहले के टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए ना, ठीक है, और वो बीमारी का इलाज इतना ईजिली ना हो पा रहा हो, तो वो मैक्स टू मैक्स 32 ईयर जी पाता था। बट आज के टाइम पे वही जो एज है, क्या कहते हैं, एज है, वो बढ़ के 69 ईयर हो चुकी है, ठीक है। ये मेडिकल फैसिलिटी के सेंस में ये पॉइंट लिखा गया है, ये वाला डेटा भी आपको याद करना पड़ेगा। जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल में लास्ट पॉइंट आता है लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर। इसका मतलब क्या होता है, हु कैन रीड एंड राइट ओनली, यानी कि लिटरेसी रेट क्या बताता है, जो पर्सन लिख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, वो कौन होते हैं, लिटरेट होते हैं। आपने सुना होगा ना लिटरेसी रेट इंडिया का इतना हो गया, न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, तो वो किसकी बात कर रहे होते हैं, जो लोग लिख सकते हैं और सिर्फ पढ़ सकते हैं, इतना क्लियर। उन्हें एजुकेशन है नहीं है, उन्हें नॉलेज है नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर वो लिख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, लिटरेट बोल दिया जाता है। अब ये जो हमारा लिटरेसी रेट था ना, आज़ादी के समय कितना था, ये ना आज़ादी के समय लेस देन 16%, यानी कि हमारी कंट्री में 16% से कम लोग थे, क्या कहते हैं, जो सिर्फ लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। इतना क्लियर सब बच्चों को। और ये जो 16% थे ना, इसमें भी जो 93% थे वो कौन थे, मेल, और जो 7% थी वो थी फीमेल। इतना क्लियर सब बच्चों को। मान के चलो अगर हमारी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन 100 लोग हैं, यानी कि 100 लोग हैं हमारी कंट्री में, तो 100 में से 16% यानी कि 16 लोग ऐसे होंगे जिन्हें लिखना और पढ़ना आता होगा। और उस 16% में नहीं, उन 16 लोगों में से भी ना 93% क्या होगी, मेल, और 7% क्या होगी, फीमेल, जो हमें क्या बताता था, जेंडर बाइसनेस को बताता था। इतना क्लियर सब बच्चों को। बच्चे लोग अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधारिक संरचना। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ना अंग्रेजों ने काफ़ी काम अच्छे करे थे, बट वो किसके बेनिफिट के लिए करे थे, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। इंडिया के बेनिफिट के लिए वो काम नहीं करे थे। हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने वो सारी चीज़ों को अपने यूज़ में भी अडॉप्ट कर लिया था, बट अंग्रेज़ों ने जब ये काम करे थे तो वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही करा था। तो क्या क्या करा था उन्होंने, देखो इंडिया में जो रेलवे है ना, वो भी कौन लेके आए थे, अंग्रेज़ लेके आए थे। क्यों लेके आए थे, ताकि ब्रिटेन से ना इंडिया तक लाया जा सकता है क्या, फिनिश गुड, यानी कि ब्रिटेन से इंडिया तक फिनिश गुड का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकते। रेलवे जो है इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये डेट आपको याद करनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुई थी इंडिया में, 1850। बट जो पहली ट्रिप यानी कि जो फर्स्ट टाइम रेल चली थी इंडिया में, वो कब चली थी, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई टू थाने, ये डेट आपको याद रखनी है। अगर एग्जाम में आता है इंट्रोड्यूस कब हुई रेलवे, तो आएगा 1850। बट उन्होंने बोला रेलवे जो है इंडिया में पहली बार चली कब थी, वो कब आया था, 1853, यानी कि 1853। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई टू थाने। इतना क्लियर सब बच्चों को। सेकंड आता है पोर्ट्स, यानी कि बंदरगाह। अब देखो जितने भी पोर्ट होते हैं ना, यानी कि बंदरगाह होते थे, वो भी अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट के लिए बनाए थे, ताकि क्या करा जा सके, एक्सपोर्ट करा जा सके इंडिया से ब्रिटेन तक, किसका, रॉ मटेरियल का। इतना क्लियर सब बच्चों को। थर्ड आता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ मतलब डाक एवं तार। इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन करना। पहले आपको पता, पोस्ट आपको पता होगा क्या होता है, कि चिट्ठी भेजना किसी को, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। टेलीग्राफ क्या होता था, एक मशीन होती थी जिसमें क्या होता था, मैसेज ट्रांसफर करे जाते थे पहले के टाइम पे। तो ये भी कौन इंडिया में लेके आया था, अंग्रेज लेके आए थे, बट अपने बेनिफिट के लिए, ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो सके, ठीक है। फोर्थ आता है रोड्स। अब जो हमारी कंट्री में ना बहुत सारी रोड्स ऐसी हैं जो अंग्रेज़ों ने अपने टाइम पे बनाई थी और वो अभी तक चलती आ रही हैं, बट अंग्रेज़ों ने वो बनाई क्यों थी, ताकि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स तक ना उनके बनाए गुड्स जो है, फिनिश गुड जो होते थे, जो ब्रिटेन से इंडिया आते थे, वो ट्रांसपोर्ट करे जा सके, ताकि उनके माल बिक सके। बात करें कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र, उसकी क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। सबसे पहले देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट करा था, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि व्यवस्थित ढंग से औद्योगिकरण का पतन करना। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है इंडस्ट्री लगाना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है इंडस्ट्री को हटाना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था ना, एक पूरे सिस्टमैटिक रूप से, यानी कि व्यवस्थित ढंग से हमारे इंडस्ट्री का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा था। अब ये कैसे हुआ था, इसमें देखो दो चीज आती हैं। सबसे पहले आता है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट गुड्स मतलब होते हैं हस्तशिल्प, जो हाथ से बनाई चीजें होती थी ना, वो इंडिया में पहले हैंडीक्राफ्ट बहुत चलते थे, और इंडिया के बनाए हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करे जाते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा अगर हम इनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करें ना, तो इनका आधा इंडस्ट्रियल सेक्टर तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ये कैसे करा, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को कैसे खत्म करा इंडिया के, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कि विविध मुल्क प्रशुल्क नीति, जो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताई थी, उससे उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स को खत्म करा था। सेकंड, तो बच्चे लोग हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, यानी कि मशीन द्वारा बनाए गए उत्पाद से प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कॉम्पिटिशन। अब देखो इसका मतलब क्या है, कि ब्रिटेन में क्या हुआ था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू
हमारा जितना भी रॉ मटेरियल था वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करा, यानी कि बिना टैक्स के अपने पास ले गए, ब्रिटेन में ले गए, वहाँ से उन्होंने उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करा और इंडिया में वो फिनिश गुड बिना टैक्स के इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ है, इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे ना, उन्हें मशीन मेड प्रोडक्ट जो ब्रिटेन से बन के आ रहे थे उनसे कंपटीशन मिलने लगा। और मशीन मेड प्रोडक्ट होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स से क्वालिटी वाइज हमेशा ही बेटर होते थे। चाहे तुम हाथ से अपनी कितनी भी कला दिखा लो, बट जब मशीन एक्यूरेसी ला सकती है वो हैंड नहीं ला सकते यार। थर्ड पॉइंट आता है हमारा न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, यानी कि इंडिया में जो लोगों का डिमांड को लेकर पैटर्न होता था ना, वो चेंज हो चुका था। पहले लोगों को हाथ से बने गुड्स चाहिए होते थे, फिर उन्होंने देखा जो मशीन से बने गुड्स है ना, वो एक तो क्वालिटी अच्छी, प्लस वो बाकी गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है ना महंगे होते थे, उनसे मशीन मेड गुड्स जो है वो सस्ते होते थे, ठीक है। यानी कि मशीन मेड गुड्स सस्ते थे, जिसकी वजह से लोगों का डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया। इतना क्लियर सब बच्चों को कि उन्हें दिख रहा है कि यार मशीन मेड गुड्स सस्ते भी हैं प्लस क्वालिटी भी अच्छी, तो इन्हें ही खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट, उन्होंने क्या करा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे का इंट्रोडक्शन करके उन्होंने भी हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स को खत्म करा। कैसे? क्योंकि रेलवे की मदद से ही तो वो इंडिया तक अपने फिनिश गुड को ला पा रहे थे। तो बच्चों दूसरा, उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट करा था, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि आधुनिक उद्योग का निराशाजनक विस्तार। उन्होंने हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं होने दी। अगर कोई पर्सन इंडस्ट्री लगाना चाहता था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे लगाने ही नहीं देती थी इंडस्ट्री, यानी कि जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इंडिया में नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, यानी कि बहुत कम होती थी या बिल्कुल ना के बराबर ही कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती थी। बहुत लिमिटेड इंडस्ट्री थी जो पहले के टाइम पे खुल चुकी थी, ठीक है। क्या कहते हैं, अंग्रेजों के शासन के टाइम पे खुल गई थी और वो आज तक चलती आ रही है। जैसे सबसे पहले होती है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कब ओपन हुई थी, 1907 में। ये आपको याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ब्लीक ग्रोथ मतलब कि हमारे जितनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वो इंडिया में ना के बराबर थी, उनमें ग्रोथ नहीं होती थी। बस कुछ ही गिनी चुनी इंडस्ट्री थी जिसमें से टिस्को एक थी, और यही एग्जाम में पूछी जाती है एमसीक्यू के रूप में। तो अब जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है वो आता है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश शासन के कोई सकारात्मक प्रभाव। अब देखो हम पिछले 15-20-25 मिनट से अंग्रेजों की बेइज्जती करे जा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं कि उन्होंने ये बुरा करा इंडिया के साथ ही, वो बुरा करा, बट अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी करे थे, वो देखते हैं। सबसे पहला आता है कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर, यानी कि कृषकों का व्यापारिक दृष्टिकोण। अब इसका मतलब क्या है कि पहले जो फार्मर्स होते थे ना, वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए फसल उगाते थे, वो इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे थे कि यार तुम ये जो फसल है इसको बेच भी सकते हो मार्केट में, जिससे पैसा कमा सकते हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, फार्मर्स के आउटलुक को चेंज कर दिया था, यानी कि उनके दृष्टिकोण को बदल दिया था। अगला पॉइंट देखो क्या आता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करी थी। अब देखो ये इन्होंने कैसे करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रेलवे लेके आई, पोर्ट्स बनाए यानी कि बंदरगाह बनाए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ बनाए, रोड्स बनाई, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई थी। सिंपल। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या था, कंट्रोल ऑफ फेमिनिज, यानी कि अकाल का नियंत्रण। अब इसका मतलब क्या, देखो काफ़ी हमारी इंडिया में ना बहुत सारी स्टेट ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, जहाँ पे रिसोर्सेज पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। अगर किसी इलाके में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या और भी कोई ऐसी डिज़ास्टर हो जाए जिसकी वजह से हमें बाहर से उनके पास खाना भिजवाना है, मेडिसिन भिजवानी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पिछड़े इलाके होते थे, वहाँ पे हम रिसोर्सेज पहुँचा ही नहीं पा रहे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, रोड्स बनाई थी, जिनकी वजह से हम वहाँ पे खाना वाना पहुँचा सकते थे। फोर्थ आता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय की मौद्रिक प्रणाली। हमारे यहाँ पे पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब जो मॉनेटरी सिस्टम है ना, जहाँ पैसे का लेन देन करना, वो भी कौन लेके आए थे कंट्री में, ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ठीक है बच्चों। फिफ्थ आता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कुशल प्रशासनिक प्रणाली, यानी कि हमारी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, आपको पता होगा जो हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी किस सिस्टम पे बेस्ड है, जो ब्रिटेन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उस पर बेस्ड है, यानी कि प्रशासनिक प्रणाली। क्योंकि क्या हुआ था, देखो इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ, अंग्रेज जैसे ही उठे अपनी कुर्सी से, वहाँ जाके हमारे नेता बैठ गए। क्योंकि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, कश्मीर का अलग अपना मसला चल रहा था, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी इंडिया में। अब उस सिचुएशन में नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं था, तो जो ब्रिटेन गवर्नमेंट का जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना, हमने उसे ही अडॉप्ट कर लिया था ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये थे हमारे पॉजिटिव इंपैक्ट किसके, ब्रिटिश रूल के इंडिया पर। तो हमारा जो चैप्टर है वो तो खत्म हो चुका है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद करनी पड़ेगी। और हाँ, इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल जाननी हो तो आप यूट्यूब वगैरह पर देख लेना या अपनी बुक्स में पढ़ लेना, बट एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है मैंने बस वही लिखा है। सबसे पहले आता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी कि महाविभाजन वर्ष। ये कब हुआ था, 1921। अब देखो इसका मतलब क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब क्या है, देखो जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वो हर 10 साल में काउंट करी जाती है, आपको ये पता होगा, और वो साल दर साल बढ़ती जाती थी। बट
1921 ही एक ऐसा साल था जिसमें ये देखा गया था कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो बढ़ने की बजाय कम हो गई थी, इसलिए इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी कि महाविभाजन वर्ष बोला जाता है। और ये कम क्यों हुई थी? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 उसी के आसपास चल रहा था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन डाउन हो चुकी थी। इतना क्लियर सब बच्चों को? सेकंड याद रखना है आपको, सुएज कैनाल यानी कि सुएज नहर। अब ये कब बनी गई थी? ये बनाई थी अंग्रेजों ने 1869 में। अब देखो सुएज कैनाल क्या थी, ये क्या था, पानी के थ्रू एक ऐसा सीधा रास्ता बनाया गया था जिसकी मदद से अंग्रेज जो है ना इंडिया से अपने पास यानी कि ब्रिटेन में रॉ मटेरियल को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे पानी के थ्रू। इतना क्लियर? ये एक सीधा रास्ता था जो ब्रिटेन से इंडिया तक कनेक्ट होता था, इसे बोला जाता था सुएज कैनाल। जो कब बनाई गई थी यानी कि कब ओपन हुई थी, वो हुई थी 1869 में। अब आपको अगली चीज जो याद रखनी है वो आती है, फर्स्ट टाइम जो है जीडीपी कैलकुलेट किसने करी थी? वो आएगा दादा भाई नारोजी, यानी कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी कैलकुलेट करने का ट्राई करा था ना सबसे पहले, वो किसने करा था? दादा भाई नारोजी ने। बट इन्होंने जो पहली बार चीज, अगर पहली बार कोई जीडीपी कैलकुलेट कर रहा है, जरूरी थोड़ी है वो एक्यूरेट हो, ठीक है? तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट किसकी मानी जाती थी उस टाइम पे? VKRV राव सर की। ये दो इकोनॉमिस्ट थे जिनके आपको नाम याद रखना है, और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, मैं उनके नाम याद करने को नहीं बोलूंगा, बट एग्जाम में क्योंकि ये दोनों आते हैं इसलिए मैंने आपको ये दोनों लिखवाए हैं। फर्स्ट टाइम किसने कैलकुलेट करने का ट्राई करा? दादा भाई नारोजी। बट एक्यूरेट किसकी बोली जाती है? VKRV राव। लास्ट चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस यानी कि जनगणना, यानी कि पहली बार हमारे जो कंट्री में पॉपुलेशन काउंट कब करा गया था, यानी कि सेंसस यानी कि जनगणना कब हुई थी? वो कब हुई थी? 1881 में। तो अब चलो, अब यहाँ पे हमने ये पूरा चैप्टर वन शॉट वीडियो की मदद से कंप्लीट कर दिया है। अब आपको बस इतना करना है कि अपनी बुक लेनी है और जितने भी ये मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं इनके बारे में डिटेल्स अपनी बुक से पढ़नी है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में आपको किस टॉपिक के बारे में कितना लिखना होगा। इतना क्लियर सब बच्चों को? और ये जितने भी नोट्स हैं इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको सीधा अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।